Umair. Hope you are doing well. Whether welcome to my channel. Why not Umair? If you are a new one, please subscribe my channel and like this video. Uh, Before wasting any time, Let's start. Uh, in this video, we can talk about the financial ratios, how to calculate financial ratios, what is the meaning of financial ratios, different kind of financial ratios discuss, and also discuss interpretation uh, with the example of Airlink Communication Limited company. So I have chosen the company which is basically about Airlink Communication Limited. It is a Pakistan telecommunication largest telecommunication company sector uh, in the Pakistan. It has multiple branches in all over the country, and main location headquarter is located in Lahore, and main vision and purpose is also the best largest communication company in the Pakistan in future. It is also listed on Pakistan Stock Exchange on 2029 अप्रैल 24। सो इस वीडियो के अंदर ना हम बेसिकली कुछ चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है। लिंक कम्युनिकेशन बेसिकली कहाँ पे है, लोकेटेड करती है और किस चीज़ की कंपनी है। एक स्मार्टफोन की कंपनी है, ठीक है। डिफरेंट डिवाइसेस के ऊपर काम कर रही है, लाइक आईफोन, जैसे आईफोन हो गया हमारा, टेक्नो के मोबाइल्स हो गए, हवावे, या इसके अलावा सैमसंग, इसके अलावा डिफरेंट मोबाइल्स की मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन या रिटेलिंग का काम कर रही है ऑल ओवर द पाकिस्तान, ठीक है। तो इस कंपनी को मैंने थोड़ा सा एनालिसिस किया, इसकी फाइनेंशियल रेशियोज़ फाइंड की, देन मैंने इसको थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन भी किया। इस वीडियो के अंदर मैं बेसिकली इन चीज़ों को डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनकी रेशियोज़ के ऊपर चलते जाते हैं कि रेशियोज़ बेसिकली कैसे क्या होती हैं। फाइनेंशियल रेशियोज़ को डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर कि कैसे मैंने थोड़ी सी कैलकुलेशंस की हैं और इसकी का क्या मीनिंग है, ठीक है। और मैंने थोड़ी सी वैल्यूएशन क्या की है इसको कैलकुलेशंस करने के बाद, ठीक है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, ये देखिए मैंने कुछ फाइंडिंग्स की हैं इसकी कैलकुलेशंस की। कुछ मैंने ईयर्स सेलेक्ट किए हैं 2020, 21 एंड 22, बेसिकली ये ईयर्स हैं। हम कुछ रेशियोज़ को डिस्कस करेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़, एफिशिएंसी रेशो, लिक्विडिटी, इसके अलावा इन्वेस्टमेंट, अर्निंग पर शेयर, और इसके अलावा जो डिफरेंट होगी अदर रेशियोज़ उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम रेशियोज़ का डिस्कस करने से पहले हमें इस चीज़ का कॉन्सेप्ट माइंड में होना चाहिए कि बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट एंड जो हमारे पास पीछे बचती है वो होती है कैश फ्लो, ठीक है। इन तीनों स्टेटमेंट्स का डीपली कॉन्सेप्ट हमारे पास होना चाहिए, तब भी हम रेशियोज़ को फाइंड आउट कर सकेंगे अच्छे तरीके से। बैलेंस शीट में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, एक साइड पे आपके पास लेफ्ट साइड पे देखें तो आपके पास एसेट्स होते हैं। इसके अंदर एसेट्स के अंदर करंट एसेट्स और इसके अलावा फिक्स एसेट्स होते हैं, ठीक है। करंट होते हैं जो हमारे शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, और लॉन्ग टर्म के लिए जो हमारे होते हैं फिक्स्ड, जो 1 साल से मोर देन 1 ईयर्स के लिए, ठीक है। एसेट्स को प्लस करके देन उन्होंने एसेट्स बनाए हुए हैं। ये बैलेंस शीट तो ये आपको जनरल कॉन्सेप्ट होगा। इसके अलावा लाइबिलिटीज़ होती हैं राइट साइड पे। इसके साथ लाइबिलिटीज़ के अंदर भी 2 टाइप्स होती हैं लाइबिलिटीज़ की, करंट और फिक्स्ड। करंट से मुराद जो हमारी चेंज हो रही होती हैं लाइबिलिटीज़, और फिक्स जो होती हैं नॉन करंट, उसको जो फिक्स होती हैं जो 1 ईयर से ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए होती हैं लाइबिलिटीज़, ठीक है, जिनको हमने पे करना होता है। उसके बाद स्टॉक होल्डर इक्विटी होती है, ठीक है। ये बेसिकली ये मैंने आपको एक स्ट्रक्चर दिखा दिया, ये बैलेंस शीट का बेसिकली स्ट्रक्चर है। इसको माइंड में आपने आपको अगर इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी देन ही आप रेशियोज़ को फाइंड आउट कर सकेंगे, ठीक है। देन हम दूसरी फाइंडिंग कौन सी है, वो है हमारे पास, वो है इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट मैंने शो कराई है किस तरह से होती है कि आपकी सेल्स होती हैं, फिर सेल्स में से आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करते हैं तो देन आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। अब ग्रॉस प्रॉफिट्स में से आपने एक्सपेंसेस को निकालते हैं तो देन आपके पास जो है ऑपरेटिंग इनकम या ऑपरेटिंग प्रॉफिट वगैरह इसको बोलते हैं, ठीक है। इसमें से एक्सपेंस को मज़ीद निकाल देते हैं तो फिर आपकी अर्निंग जो आ जाती है बिफोर टैक्स होती है, ठीक है। और इसके बाद इसमें से टैक्स निकाल दिया तो फिर आपकी EBIT निकल आती है, ठीक है। नेट इनकम भी जिसको बेसिकली बोलते हैं, जिसको प्रॉफिट फॉर द ईयर भी कैलकुलेट कह सकते हैं हम इसको, ठीक है। ये बेसिकली इनकम स्टेटमेंट का एक स्ट्रक्चर मैंने आपको शो करवाया, ठीक है। अब इसी तरह मैंने कुछ फार्मूलाज भी मैंने यहाँ पर स्क्रीन पे आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशो ये शो करवा रही होती है कि कितनी कंपनी ने
प्रॉफिट अर्न किया है, या प्रॉफिट से रिलेटेड बेसिकली ये शो कराती है, प्रॉफिट स्ट्रक्चर कंपनी का बताती है, ठीक है। इसके अंदर हम सबसे पहले हम जाएंगे कंपनी के, जहाँ पर 3-4 रेशोज़ हैं जो मैंने जनरल फाइंडिंग्स की हैं। फर्स्ट रेशो है हमारे पास रिटर्न ऑन इक्विटी। ये इसका मतलब क्या होता है, इसका बेसिक जो जनरल फार्मूला है, सबसे पहले तो हमें फार्मूला आना चाहिए। फार्मूला इसका क्या है कि हमारे पास फार्मूला होता है कि प्रॉफिट फॉर द ईयर लेस डिविडेंड, प्रॉफिट फॉर द ईयर लेस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय ऑर्डिनरी शेयर प्लस रिजर्व प्लस रिटेन अर्निंग मल्टीप्लाई 100, ठीक है। ये जो नीचे लिखा हुआ है ऑर्डिनरी शेयर रिजर्व प्लस रिटेन, ऑलमोस्ट ये इसको टोटल इक्विटी भी आई थिंक कंसिडर करते हैं हम। टोटल इक्विटी के अंदर ये आ जाता है यहाँ सारे कंपोनेंट्स, ठीक है। अब इसका फार्मूला ये मैंने यहाँ पर राइट किया है, ठीक है। टोटल शेयर होल्डर इक्विटी कहाँ से लिया एंड प्रॉफिट कहाँ से लिया। प्रॉफिट फॉर द ईयर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 ईयर्स चूज़ करता हूँ, जैसे 20, 21 एंड 22 निकाला है, तो मैं 21 को चूज़ कर रहा हूँ। 21 और 22 का मैं आपको थोड़ा सा कंपैरिजन करके बताऊंगा। 21 के अंदर वैल्यूज़ कहाँ पे से एक्सट्रैक्ट किए हैं। सबसे पहले तो प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट फॉर द ईयर कहाँ से आता है आपके पास, ये आपके पास आता है इनकम स्टेटमेंट से, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट के लैंड में जो आपके पास नेट इनकम होती है उसको बोलते हैं प्रॉफिट। उसके बाद ये दूसरे नंबर पे हमारे पास वैल्यू है शेयर होल्डर इक्विटी। ये हमारे पास बैलेंस शीट के अंदर जो इक्विटी वाला पोर्शन होता है, जो टोटल की होती है वैल्यू, वो वहाँ से एक्सट्रैक्ट की है मैंने उसकी बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट, ये सारा डाटा अपने पास यहाँ पर मर्ज किया हुआ है, ठीक है। आपने भी इसी तरह मर्ज कर लेना, या आप एनुअल रिपोर्ट से भी निकाल सकते हैं। इसके अलावा वेबसाइट्स वगैरह भी अवेलेबल हैं, जहाँ पर ये देखें, ये वेबसाइट्स वगैरह भी हैं जहाँ पर आपको डाटा मिल जाता है। बट ज़्यादा एक्यूरेट जो डाटा होता है वो एनुअल रिपोर्ट के अंदर होता है, ठीक है। एनुअल रिपोर्ट वगैरह लाइक ये जो एनुअल रिपोर्ट है, इसके अंदर आपके पास डाटा सारा होता है। बट ये कि यहाँ पर थोड़ा सा समराइज़ करके उन्होंने लिखा होता है कि आपको निकालना थोड़ा सा ईजी होता है। तो मैंने आपकी ईजीनेस के लिए बेसिकली डाटा मैंने पुट किया हुआ है, ठीक है। अब हमने फर्स्ट रेशो फाइंड किया रिटर्न ऑन इक्विटी, ठीक है। थोड़ी सी मैं डिटेल बताऊंगा। प्रॉफिट फॉर द ईयर का क्या मतलब, प्रॉफिट फॉर द ईयर आता है आपकी नेट इनकम के अंदर होता है, ठीक है। शेयर होल्डर इक्विटी होती है जो आपकी बैलेंस शीट के अंदर लास्ट में दी होती है इक्विटी का पोर्शन, ठीक है। और अब आपका इसका फार्मूला ये है कि इसका फार्मूला ये होता है कि आप प्रॉफिट फॉर द ईयर डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर इक्विटी, ये जो आपकी अमाउंट है 1505 डिवाइडेड बाय 6479 के साथ डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई 100 करेंगे, तो देन आपके पास रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड आ जाएगा, ठीक है। ये अगर 2021 का देखें तो 23% आया, और इसी तरह 2022 के अंदर हमारे पास 13%, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये कि कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी का जो रेशो थी ना, जो बेसिकली हमने जो रेशो कैलकुलेट की है वो कि शेयर होल्डर ने जो इन्वेस्टर ने इन्वेस्टमेंट किया उनके ऊपर उनको रिटर्न किस तरह से कितना आया है, ठीक है। 2021 के अंदर 23% आया है, और 2022 की हम बात करें तो 13, मतलब डिक्रीज़ हुआ अगर देखा जाए तो, ठीक है। डिक्रीज़ की हुआ है, इसके पीछे यही रीजंस हो सकती हैं कि उनकी इक्विटी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि कंपनी की इक्विटी इंक्रीज़ हुई है। इक्विटी इंक्रीज़ होने से नेट प्रॉफिट क्या हुआ है, डिक्रीज़ हो गया है। मैं शॉर्ट समराइज़ करूँगा आपको इंटरप्रिटेशन। दूसरी आपके पास है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय का मीनिंग सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपने जो आपके पास जो कैपिटल है, कैपिटल के ऊपर जो आपके पास एसेट्स हैं उसके ऊपर आपको रिटर्न कितना आ रहा है, ठीक है। इसका जो बेसिक फार्मूला होता है वो होता है आपके पास EBIT डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, ठीक है। EBIT हमने कहाँ से लिया, ये हमने इनकम स्टेटमेंट के अंदर आपके पास गिवन होगा, ठीक है। EBIT की वैल्यू, ठीक है। उसके बाद टोटल एसेट्स कहाँ पे हैं, ये हमारे बैलेंस शीट्स के अंदर गिवन है, ठीक है। ये वहाँ से दोनों वैल्यूज़ का एक्सट्रैक्ट किया है, जहाँ पे मैंने इसका फार्मूला मैंने पुट किया है, ठीक है। तो EBIT डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, तो हमारे पास ये आंसर आ गया 455। इसी तरह 2022 के अंदर 586 आ गया, 86%। अब ये देखा जाए कि जो हमारे पास एसेट्स थे, एसेट्स को इनका मतलब जो रिटर्न आया वो हमारे पास इंक्रीज़ हुआ। 2021 में 455 था, और नेक्स्ट ईयर में हमारे पास इंक्रीज़ हुआ 586% हो गया। इसका क्या मतलब है, इसका बेसिकली मतलब मीनिंग अगर हम देखें तो इसका मतलब ये कि जो कंपनी ने जो अपने ऑपरेशंस किए हैं बहुत अच्छे परफॉर्म किए हैं, अपने रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज को बहुत अच्छे तरीके से एलोकेट किया है, यूटिलाइजेशन उसकी बहुत ही अच्छी तरीके से की है, जिसकी वजह से उनको जो उसके एसेट्स के ऊपर रिटर्न हुआ है वो इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। तीसरा इसमें रेशो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। इसको बोलते हैं कि जो आपने ऑपरेशंस कर रहे हैं, ऑपरेशंस के ऊपर आपको कितना प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है। इसका बेसिक फार्मूला होता है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहाँ से आएगा, ये आपके पास इनकम स्टेटमेंट में होगा, जहाँ पे ऑपरेटिंग इनकम जिसको बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बेसिकली वो होती है। रेवेन्यू कहाँ पे होगा, रेवेन्यू होगा, ये भी इनकम स्टेटमेंट के स्टार्ट में दिया होता है। जब आप इसको अंदर देखते हैं सेल या रेवेन्यूज़, उसको माइनस करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से, तो रेवेन्यूज़ की अमाउंट वहाँ से मैंने एक्सट्रैक्ट की है, ठीक है। इसी तरह मैंने दोनों ईयर्स की एक्सट्रैक्ट अमाउंट की है, और दैन इसके अंदर फार्मूला मैंने पुट किया है
ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर है 2021 का 9.57 और 9 और अगर 2022 में गए तो 9.88%, ठीक है। ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट था वो बेसिकली इंक्रीज हुआ है, मतलब कंपनी के अपने अपने ऑपरेशन बहुत अच्छे किए हैं, से ये हुआ है कि कंपनी का जो प्रॉफिट का मार्जिन था वो काफ़ी इंक्रीज हुआ है, मतलब ये बेटर पोजीशन को शो करवा रहा है कंपनी की, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? अब ग्रॉस प्रॉफिट जो बेसिकली होता है ना, ग्रॉस प्रॉफिट होता है कि आपके जो जितनी सेल हुई है, सेल में से अब आप अपनी कॉस्ट को माइनस कर देते हैं, तो उसको वो होता है आपका ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। बेस, ठीक है। इसका फॉर्मूला ये होता है कि आपकी जो ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट है उसको उसको आपने डिवाइड करना है रेवेन्यूज़ के साथ, ठीक है। इसका आई थिंक फार्मूला ये जहाँ पे भी मेरे पास गिवन है, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल रेवेन्यू मल्टीप्लाई 100, ठीक है। ये आपने फार्मूलाज मेरे पास गिवन है, अगर किसी को मज़ीद चाहिए हो तो मैं आपको ये प्रोवाइड कर दूंगा, ये इंटरनेट से भी आप देख सकते हैं। ये तीनों चारों में वो मैंने रेशियोज फाइंड किए इनके फार्मूलाज जहाँ पे भी मेरे पास हैं, यहाँ से देखकर मैंने ये फार्मूलाज एक्सेल के अंदर पुट किए हैं और फार्मूला लगाया कर एक्सेल के अंदर, देन मैंने इसको आंसर निकाला है, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट जो 21 का है 9.68 है, और अगर नेक्स्ट ईयर का देखा जाए तो 9.8। ये भी देखा जाए तो ग्रॉस प्रॉफिट जो है हमारा इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। कंपनी की मतलब प्रॉफिटेबिलिटी अगर देखी जाए तो काफ़ी हद तक कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी गई है, ठीक है, प्रोफिशिएंसी में गई है, ठीक है। नेक्स्ट हम रेशो को फाइंडिंग करते हैं, वो है हमारे पास एफिशिएंसी रेशो। अब एफिशिएंसी रेशो बेसिकली क्या होती है? एफिशिएंसी ये क्या होती है कि मतलब कितना अच्छा एफिशिएंट तरीके से कंपनी वर्कआउट कर रही है, ठीक है, कितनी एफिशिएंसी उसकी बेहतर है, मतलब आपने कितने इनपुट लगा रही है और आउटपुट उसको किस तरह का रिसीव हो रहा है। इसके अंदर जो फर्स्ट रेशो है हमारे पास वो है इन्वेंट्री टर्नओवर पीरियड। सबसे पहले तो आपने कॉन्सेप्ट समझना है इन्वेंट्री बेसिकली किसे बोलते हैं। इन्वेंट्री होती है कि मतलब आपने एक रॉ मटेरियल लिया है, उसके आपने प्रोसेसिंग हुई है, ओवरहेड गया है, उसके बाद वो फिनिश गुड बन गया है, फिनिश से बाद देन वो कस्टमर को डिलीवर हुआ, सेल हो गया, मतलब लाइक ये टोटल जितना भी प्रोसेस है, इस टोटल प्रोसेस को इन्वेंट्री बोलते हैं, ठीक है। टर्नओवर इन्वेंट्री टर्नओवर कहते हैं कि कितने टाइम के अंदर आपका जो रॉ मटेरियल कन्वर्ट हो गया, सेल हो गया, प्रोडक्ट बनाओ, प्रोडक्ट के बाद वो सेल हो गया, ठीक है, मतलब कितना टाइम पीरियड उसने कंज्यूम किया। एफिशिएंसी रेशियोज़ के अंदर हम एफिशिएंसी रेशियो जो होती है वो डेज या मंथ या ईयर्स को शो करवा रही होती है, कितने टाइम में आपने ये चीज़ की है। अब इसका जो फर्स्ट रेशियो है वो है इन्वेंट्री टर्नओवर। इसका मैंने आपको कंसेप्ट दे दिया। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है कि एवरेज इन्वेंट्री हेल्ड डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ सोयल। एवरेज इन्वेंट्री हेल्ड कहाँ से आपके पास अमाउंट आई है? जो आपके पास इन्वेंट्रीज गिवन होगी क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। बैलेंस शीट के अंदर आई थिंक जो इन्वेंट्रीज वगैरह गिवन होती हैं। अब इन्वेंट्रीज मैंने कैसे कैलकुलेट की हैं? इन्वेंट्रीज के अंदर जब आपने एवरेज फाइंड करनी है तो एवरेज के अंदर क्या करना है, आपने प्रीवियस ईयर की भी काउंट करनी होती है एवरेज के अंदर। अब ये देखें, मैंने ये अगर 6000 राइट किया है तो इसके अंदर जो है हमारे पास करंट ईयर की अगर हम देखा जाए तो वो 3693 है। इसके साथ मैंने जो प्रीवियस ईयर है, जो मेरे पास ये प्रीवियस ईयर गिवन है 4614, ठीक है, इसको भी मैंने प्लस किया है। इसको प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो देन हमने एवरेज हमारे पास आती है, ठीक है। क्या हो गया? ये हमारे पास सॉरी, ये थोड़ी सी मिस्टेक होगी। हाँ, ये हमारे पास 6000 आ गया। ये कैसे आया? करंट ईयर की जो हमारे पास इन्वेंट्री गिवन है उसके साथ हमने जो प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर की प्लस करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 पे, तो देन हमारे पास एवरेज। इसी तरह नेक्स्ट ईयर की इन्वेंट्री कैसे कैलकुलेट करेंगे, मतलब जो इसकी 2022 की इन्वेंट्री होगी उसके साथ हमने जो जो प्रीवियस ईयर की जो हमारी इन्वेंट्री होगी उसको प्लस करेंगे, डिवाइड 2 पे करेंगे, तो देन हमारे पास एवरेज आ जाएगी। कॉस्ट ऑफ सेल कहाँ से आई है? ये हमारे पास इनकम स्टेटमेंट के अंदर स्टार्ट में गिवन होती है। रेवेन्यू के अंदर से जब हम कॉस्ट निकालते हैं वो कॉस्ट ऑफ सेल की अमाउंट होती है, जो वहाँ से डायरेक्ट अमाउंट मैंने एक्सट्रैक्ट की है, इन दोनों वैल्यूज़ को हमने पुट आउट किया है। तो देन इसका फार्मूला बेसिक ये होता है कि आपकी इन्वेंट्री को डिवाइड करते हैं कॉस्ट ऑफ सेल के साथ, मल्टीप्लाई 365 मीन के ईयर्स के साथ, ईयर के अंदर कितने डेज हैं 365 मल्टीप्लाई करेंगे तो देन हमारे पास आंसर आ रहा है 51.18। इसका मतलब 51.18 डेज लग रहे हैं, मतलब जो आपकी इन्वेंट्री है सेल होने में, मतलब आपका जो एक प्रोडक्ट है वो बनने से लेकर मतलब वो सेल होने तक 51 डेज़ लग रहे हैं उसको कंप्लीट होने में, ठीक है। 2021 में उन्होंने एक एवरेज बताई है ये 51, और 2000 अगर हम 22 में चले जाएं तो 69.47। अगर देखा जाए तो ये इंक्रीज़ हुई है, बट अगर इसको हम रियल मीनिंग में समझें तो इन्वेंट्री इंक्रीज़ होना तो बुरी चीज़ है, क्योंकि आपकी इन्वेंट्री तो कम होनी चाहिए, क्योंकि जितनी
जितने कम डेज कंज्यूम होंगे आपका रॉ मटेरियल जल्दी बनेगा, उतनी ज़्यादा प्रोडक्शन आपकी होगी और उतनी ज़्यादा सेल होगी, ठीक है। तो देखा जाए तो एफिशिएंसी उसकी कम हुई है, ठीक है, एवरेज के लिहाज से, ठीक है। दूसरा आपके पास फार्मूला है, दूसरी इसमें रेशियो है एवरेज अकाउंट रिसीवेबल। इसका क्या मतलब है, सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे। एवरेज अकाउंट रिसीवेबल ये होता है कि आपने जो चीज़ आपको जो चीज़ रिसीव होनी है, जो आपने उधार पे ऑलरेडी दी हुई है, ठीक है, आपको कितने टाइम के अंदर रिसीव होनी है, वो रिसीवेबल बेसिकली उसे बोलते हैं। इसका फार्मूला होता है कि रिसीवेबल डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल रेवेन्यू, या वही जो रेवेन्यू उसकी अमाउंट है और आपके पास इनकम स्टेटमेंट से आपने एक्सट्रैक्ट करनी है। रिसीवेबल अकाउंट रिसीवेबल ये आपके पास बैलेंस शीट के अंदर गिवन होते हैं, ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल, ठीक है। और कैश वाली साइड्स पे अकाउंट रिसीवेबल, इसके अंदर भी यही कि एवरेज कैसे फाइंड करनी है, आपने जो करंट ईयर की होगी उसी के साथ प्रीवियस ईयर को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, ठीक है। इसी तरह 2 ईयर्स का इसी तरह कैलकुलेट करेंगे। अगर हम इसका जनरल फार्मूला लगाएं तो इसका फार्मूला है कि एवरेज ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय ये जो आपके पास अमाउंट है 47,373 डिवाइडेड बाय शेयर रेवेन्यू मल्टीप्लाई 365। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा 125। तो बेसिकली जो हमारी मतलब रिसीव हो रहे हैं वो पहले 2021 के अंदर 125 डेज़ के अंदर हो रहे थे, और अब अगर हम देखा जाए 2022 में 118 के अंदर देखा जाए तो ये थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट आई है कि मतलब हमें पहले अमाउंट 125 डेज़ के अंदर रिसीव हो रही थी, अब थोड़ी सी जल्दी हो रही है वन, तो मतलब एफिशिएंसी थोड़ी सी मच बेटर हुई है। नेक्स्ट है हमारे पास अकाउंट पेएबल सेटलमेंट पीरियड। अकाउंट पेएबल क्या होता है? पेएबल से मुराद ये कि हमने जो चीज़ पे करनी होती है अभी, ठीक है, इसका ये मतलब कि आपने आपका सप्लायर्स के साथ बेसिकली रिलेशनशिप कैसा है कि आपने सप्लायर को कोई चीज़ उधार पे दी हुई है, सप्लायर से बल्कि कोई चीज़ ली हुई है और आपने उसको पे करना है, ठीक है, ठीक है। तो इसमें ये चीज़ होती है। इसका फार्मूला होता है कि एवरेज ट्रेड पेएबल डिवाइडेड बाय क्रेडिट परचेज। क्रेडिट परचेज वही जो आपके पास रेवेन्यूज, क्रेडिट परचेज आई थिंक एक्सट्रैक्ट फॉर बैलेंस शीट, ये भी बैलेंस शीट के अंदर होता है, और इनकम स्टेटमेंट वाली जो आपके कैश होते हैं उसके अंदर ये गिवन होता है, ठीक है। और क्रेडिट परचेज है, इसके बाद ट्रेड रिसीवेबल है, ठीक है। इसका फार्मूला ये होता है कि आपने ट्रेड पेएबल को डिवाइड करना है क्रेडिट परचेज के साथ, मल्टीप्लाई 365 करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 9.56, ठीक है। तो 2021 के अंदर 9.5 डेज़ लग रहे थे, और नेक्स्ट हमारे पास देखा जाए तो ज़्यादा डेज 18.6 2022 में। मतलब जो हमारे पास पेएबल की जो मतलब हमारा जो रिलेशन था सप्लायर के साथ वो क्या हुआ है, वीक हुआ है। पहले हम सप्लायर को क्या कर रहे थे कि टाइम 9.5 डेज़ के अंदर हम उनको सप्लायर को पे कर रहे थे, बट अब हम क्या कर रहे हैं कि 18.6 डेज़ के अंदर उसको पे कर रहे हैं, ठीक है। मतलब लाइक देखा जाए तो एफिशिएंसी कम हुई है, और हमारा सप्लायर के साथ रिलेशन थोड़ा सा है क्या हुआ है, ख़राब हुआ है, थोड़ा सा वीक हुआ है। पेएबल के अंदर यही होता है कि आपका सप्लायर के साथ रिलेशन किस तरह का है, ठीक है। नेक्स्ट रेशो है आपके पास सेल रेवेन्यू टू द कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर इसकी मैं फर्दर डिटेल में जाऊंगा ना कि एक एक रेशोज़ कहाँ से फाइंडिंग हुई, तो वो बहुत ज़्यादा डिटेल में चली जाएगी वीडियो, ठीक है। सिर्फ मैं जस्ट इंटरप्रिटेशन आपको करके थोड़ी सी बता रहा हूँ। ये कैलकुलेशंस के लिए मैं एक अलहदा वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा कि ये वीडियोस एक एक कैलकुलेशंस कहाँ से आई हैं। मैं थोड़ा थोड़ा आपको जस्ट बता रहा हूँ कि ये बैलेंस शीट से या इनकम से, थोड़ा सा मैं आपको हिंट ज़रूर दे रहा हूँ, ठीक है। अगर आप इसको देखेंगे, खुद गो थ्रू करेंगे तो आपको काफ़ी सारी क्लैरिटी होगी, अगर आप एज अ फाइनेंस के स्टूडेंट हैं, ठीक है। बैलेंस शीट इनकम स्टेटमेंट की क्लैरिटी है या इनके जनरल कॉन्सेप्ट्स हैं। देन हमारे पास रेशियो शेयर रेवेन्यू टू द कैपिटल एम्प्लॉयड। सबसे पहले इसका मीनिंग देखेंगे। इसका मीनिंग ये है कि आपके पास जो कैपिटल है उसके ऊपर आपकी कितनी सेल हो रही है और कितना मतलब रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, ठीक है। मतलब आपने कितना अच्छा यूटिलाइज़ किया अपने कैपिटल को, देन उस यूटिलाइज़ करके उसके ऊपर कितनी सेल जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। इसका फार्मूला बेसिकली होता है कि इसके अंदर कंपोनेंट्स आते हैं सेल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय शेयर कैपिटल प्लस रिटेन अर्निंग प्लस रिटर्न प्लस नॉन करंट लाइबिलिटीज़, ठीक है। ये सारी चीज़ें कंपोनेंट्स इसके अंदर आते हैं, ये सारी आपके पास बैलेंस शीट के अंदर गिवन है। शेयर रेवेन्यू आपके पास इनकम स्टेटमेंट, शेयर कैपिटल ये हमारे पास बैलेंस शीट में गिवन है, रिटेन अर्निंग भी वहीं पे गिवन है, रिजर्व भी वहीं पे गिवन है। रिटेन अर्निंग रिजर्व ये आपके पास वहाँ पर गिवन होंगे बैलेंस शीट में इक्विटी वाली साइड पे। उसके बाद नॉन करंट लाइबिलिटीज़ भी गिवन है, ठीक है। ये बैलेंस शीट के अंदर सारा कुछ। देन सेल रेवेन्यू को हम डिवाइड करेंगे, सेल रेवेन्यू को डिवाइड करेंगे शेयर कैपिटल प्लस रिटेन अर्निंग प्लस रिजर्व प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी। तो देन आपके पास जो आंसर आएगा वो उन्होंने बताया कि 466 मतलब इतने %। और लाइक दूसरे नंबर पे अगर देखा जाए 22 तो वो इंक्रीज़ हुई है 9214। तो क्या हुआ है कि मतलब कंपनी ने अपनी जो कैपिटल की एलोकेशन थी बहुत अच्छी की है, उससे ये हुआ कि अच्छा सेल हुई है, सेल से अच्छा रेवेन्यू जनरेट हुआ है।
नेक्स्ट हमारे पास रेशियो है वो है सेल रेवेन्यू पर एम्प्लॉय, मतलब जो पर एम्प्लॉय आपके पास एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, एक एम्प्लॉय है मतलब वो कितनी सेल जनरेट कर रहा है, मतलब आप कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, ठीक है, कितनी मतलब प्रोडक्शन कर रहा है, कितनी एफिशिएंसी के साथ वर्कआउट कर रहा है, ठीक है। इसका जो बेसिक फार्मूला होता है सेल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ आपके पास एनुअल रिपोर्ट से आपको मिल जाएंगे कितने एम्प्लॉयज़ आपके पास वर्कआउट कर रहे हैं। सेल रेवेन्यू आपके पास इनकम स्टेटमेंट में है, आपने क्या करना है सेल रेवेन्यू को डिवाइड करना है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ के साथ, तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो 94 थे पहले, 94 यूनिट्स पहले पर एम्प्लॉय बना रहा था, अब फिर क्या हुआ है कि 82 यूनिट्स पर एम्प्लॉय बना रहा है 2022 के अंदर। मतलब क्या हुआ है कि एफिशिएंसी और काफ़ी डिक्रीज़ हुई है एम्प्लॉय के अकॉर्डिंग, ठीक है। एम्प्लॉय ने उतनी एफिशिएंसी के साथ प्रोडक्शन नहीं की, उतनी एफिशिएंसी के साथ वर्कआउट नहीं किया, ठीक है, मतलब रेवेन्यू कम जनरेट किया उसने, ठीक है। ये एफिशिएंसी रेशियो बेसिकली यही शो करा रही होती है कि कितना एफिशिएंट है आपका सिस्टम, कितने एफिशिएंसी के साथ वर्कआउट कर रहा है, कि आप कितने मिनिमम रिसोर्सेज लगा रहे हैं, कितना आउटपुट जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, कितने टाइम पीरियड में आपको आपकी इन्वेंट्री कन्वर्ट होकर सेल हो रही है, ठीक है, रॉ मटेरियल से लेकर एंड तक, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी क्या होती है बेसिकली? लिक्विडिटी बेसिकली ये होती है कि आपका जो कैश, बेसिकली हम बोलते हैं कि कोई एसेट्स को कैश के अंदर कन्वर्ट करते हैं। इसके अंदर 3 बेसिक रेशोज़ आती हैं, ये मैंने जो रेशोज़ कैलकुलेट किए हैं ये एफिशिएंसी का रेशोज़ थी जो मैंने यहाँ से कैलकुलेट किए हैं, इनके जनरल फार्मूलाज यहाँ पर राइट किए हुए हैं। ये एफिशिएंसी थी, ये लिक्विडिटी है। लिक्विडिटी का फर्स्ट के अंदर, इसके अंदर जो आती है वो आती है करंट रेशो। करंट रेशो जो होती है कि करंट एसेट्स जो आपके पास हैं बैलेंस शीट के अंदर गिवन है, करंट एसेट्स, ये भी करंट लाइबिलिटीज़, इन दोनों की अमाउंट एक्सट्रैक्ट करनी है, बहुत ईजी है बैलेंस शीट से, देन इसको डिवाइड कर देना है। करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटी को डिवाइड करेंगे, देन आपके पास जो आंसर आएगा वो होगा लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब कि आपके पास कितने टाइम्स एबिलिटी, करंट रेशो का अगर मैं मीनिंग बताऊं इसका, जैसे 1.71 टाइम्स, इसी तरह दूसरे ईयर का देखें तो 1.97 टाइम्स। इसका क्या मीनिंग है? 1.71 टाइम्स का क्या मतलब है कि पहले 1.71 टाइम था, फिर ज़्यादा हो गया है, ज़्यादा हुआ है या कम हुआ है, मैं इसका मीनिंग बताता हूँ। सबसे पहले तो ये कि 1.71 का मतलब ये है कि कंपनी के पास 1.71 टाइम्स शॉर्ट एसेट्स मौजूद हैं, मतलब एसेट्स मौजूद हैं कि शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ को पे करने के लिए, ठीक है। बेसिकली जो करंट रेशोज़ होती हैं ये होती है शॉर्ट टर्म, आपके पास कितने शॉर्ट टर्म एसेट्स मौजूद हैं, उन एसेट्स को यूज़ करके आप कितनी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ को पे कर सकते हैं, पे ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। मतलब देखें तो अगर देखें यहाँ पर 2021 के अंदर 14,000 कुछ समथिंग 476 है, और देखें आपके पास एसेट्स इंक्रीज़ हुए हैं। इसी तरह लाइबिलिटीज़ पहले ज़्यादा थी और कम हुई हैं। तो लिक्विडिटी के लिहाज से अगर देखा जाए तो 1.71 पहले क्या था कि 1.71 आपके पास एसेट्स टाइम्स एसेट्स थे, मतलब $1 के अगेंस्ट आपके पास इतने एसेट्स मौजूद थे, $1 को पे करने के लिए आपके पास इतने एसेट्स मौजूद थे कि आप शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ को पे कर सकें। मतलब आपके पास 1.71 टाइम्स एसेट्स मौजूद हैं शॉर्ट टर्म एसेट्स के, जो आप उससे अपनी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ को पे कर सकते हैं। देन ये क्या हुआ, इंक्रीज़ हुआ, इससे ये हुआ कि लिक्विडिटी काफ़ी बेहतर हुई है हमारी। इंक्रीज़ होने से यही है कि हमारी लिक्विडिटी, अगर ये कम होता तो जाहिर सी बात है हमारी एसेट्स डिक्रीज़ होते और लाइबिलिटीज़ इंक्रीज़ होती। यहाँ पे क्या हुआ कि एसेट्स इंक्रीज़ हुए हैं और हम लाइबिलिटीज़ कि मतलब हमारे पास एसेट्स, शॉर्ट टर्म एसेट्स मज़ीद इंक्रीज़ हुए हैं। एसेट्स इंक्रीज़ होने से ये हुआ है कि हमने अपनी लाइबिलिटीज़ को ऑन टाइम पे की है। अब आगे है एसिड टेस्ट रेशो। एसिड टेस्ट रेशो होती है, इसको क्विक रेशो भी कैसे कहते हैं। अब इसके अंदर थोड़ी सी मज़ीद एफिशिएंसी आ जाती है। वहाँ पर हमने कैलकुलेशन जस्ट की थी करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी, सीधे सीधे सारे एसेट्स लिए डिवाइड किया करंट लाइबिलिटी। इसके अंदर हम ये करते हैं कि थोड़ा सा मज़ीद एफिशिएंसी को बेहतर करने के लिए क्या करते हैं हम कि हम इसमें इन्वेंट्रीज़ को माइनस कर देते हैं, करंट एसेट्स में से इन्वेंट्रीज़ को निकाल देते हैं। इन्वेंट्रीज़ के अंदर हमारी जो सप्लायर्स इन्वेंट्रीज़ वगैरह होती हैं, इन्वेंट्री बेसिकली किसे बोलते हैं, ऐसी इन्वेंट्री बोलते हैं कि जो आपके पास लेस लिक्विड एसेट होता है, जो मतलब फ़ौरन इमीडिएटली जो आपके पास कैश के अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकता, ठीक है, उसको थोड़ा सा टाइम कंज्यूम होता है, ठीक है। करंट एसेट्स के अंदर हमने सारे इंक्लूड किए थे, इन्वेंट्रीज़ भी थी, बट एसिड टेस्ट रेशो हमें ये शो कराते हैं कि इसके अंदर हमने कुछ कितने आप हमारे पास लिक्विड एसेट मौजूद हैं जो जिससे हम अपनी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ को पे कर सकें, ठीक है। बेसिकली इसमें इसका मीनिंग ये होता है कि लाइबिलिटीज़ को ही पे करना होता है शॉर्ट टर्म एसेट से, लेकिन करंट एसेट्स के अंदर था कि शॉर्ट एसेट्स को यूज़ करते हुए शॉर्ट लाइबिलिटीज़ को पे करना। यहाँ पर ये कि शॉर्ट एसेट्स को यूज़ करने, लेकिन उसके अंदर शॉर्ट एसेट्स के अंदर मज़ीद हमने
कुछ चीज़ों को एक्सट्रैक्ट कर दिया, ठीक है, निकाल दिया, ठीक है, माइनस कर दिया इन्वेंट्रीज को, मतलब ऐसे ऐसे चीज़ों को निकाल दिया कि जो लेस लिक्विड था, मजीद मतलब एफिशिएंसी को थोड़ा सा एक्यूरेट कर दिया, ठीक है। मतलब इन्वेंट्रीज को, इसका फार्मूला होता है कि करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी, ठीक है। मतलब करंट एसेट्स में से लाइबिलिटी को निकालेंगे, डिवाइड करेंगे करंट लाइबिलिटी से। करंट एसेट्स वही जो ऊपर हमने यूज़ किए हैं करंट रेशो के अंदर, ये देखें यहाँ से, ये करंट लाइबिलिटीज भी हमने यहाँ से लिए हैं। इन्वेंट्रीज हमारे पास बैलेंस शीट के अंदर गिवन होती हैं कैश वाले फोल्डर्स के अंदर, ठीक है। हमने इसको माइनस किया, देन हमारे पास जो एसिड टेस्ट रेशो आई है 2021 के अंदर -9.37, उसके बाद ये इंक्रीज़ हुई है 1.28। अगर देखा जाए तो ये क्या हुआ है, इंक्रीज़ हुई है। बट इन रियल मीनिंग देखा जाए तो हमारे पास पहले क्या थी, एसेट्स कम थे और अपनी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ को पे करने के लिए एसेट्स 9.3 टाइम्स हमारे पास, मतलब माइनस के अंदर वैल्यू गई है। तो हमारे पास हमारे जो एसेट्स लिक्विडिटी की पोजीशन थी ना, बहुत ही ज़्यादा वीक थी। जहाँ पर नेक्स्ट में 2002 में क्या हुआ कि 1.28 टाइम्स हमारे पास एसेट्स इंक्रीज़ हुए हैं, और मतलब इतने टाइम्स हमारे पास एसेट्स मौजूद हैं कि हम शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ को पे कर सकते हैं। मतलब 1 से ज़्यादा एसेट्स मौजूद हैं, 1 की रेशो से ज़्यादा, 1.28 टाइम्स, ठीक है। हमारे पास एसेट्स मौजूद हैं, शॉर्ट टर्म एसेट्स, जिससे हम अपनी करंट लाइबिलिटीज़ को पे कर सकते हैं। देन हमारे पास है नेक्स्ट लास्ट है कैश जनरेटिव फ्रॉम ऑपरेशन टू मैच्योरिंग ऑब्लिगेशन। मतलब आप ऑपरेशंस कर रहे हैं, ऑपरेशन से आप कितना कैश जनरेट कर रहे हैं, कैश जनरेट करके फिर आप उससे अपनी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ को पे कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ में आपके पास जो डेट वगैरह है कंपनी के ऊपर, वो आपने पे करना है, ठीक है। इसका फार्मूला होता है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। ये आपके पास कहाँ से आएगा, ये आपके कैश फ्लो के अंदर दिया होगा। कैश फ्लो के अंदर 3 आइटम्स होते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, इन्वेस्टिंग एंड प्रॉपर फाइनेंसिंग, ठीक है। ऑपरेशन से हम ये वैल्यू लेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे, करंट लाइबिलिटीज़ हमारे पास बैलेंस शीट में गिवन होगी, देन हमने इसको डिवाइड कर देंगे। करंट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा क्या इसका, ठीक है। 21 के अंदर 2021 के अंदर 30% आया, और नेक्स्ट ईयर के अंदर 30% नेक्स्ट ईयर में 21। जहाँ देखा जाए तो ये क्या हुआ है, डिक्रीज़ हुआ है, ठीक है। पहले ये क्या था कि ऑपरेशन अच्छे परफॉर्म हो रहे थे, कैश अच्छा जनरेट हो रहा था, और डेट मतलब हमारी कवर हो रही थी। लेकिन 2022 के अंदर थोड़ी सी रेशो कम हो गई है, परसेंटेज डिक्रीज़ हो गया। बट ओवरऑल अगर हम लिक्विडिटी की पोजीशन देखा जाए तो काफ़ी लिक्विडिटी की पोजीशन बेहतर रही है हमारी। मतलब करंट रेशो के लिहाज से देखा जाए, या क्विक रेशो, एसिड टेस्ट रेशो भी जिसको बोलते हैं, इसके लिहाज से देखा जाए तो इसके अंदर हमारी लिक्विडिटी काफ़ी बेहतर हुई है। नेक्स्ट हमारे पास है गेयरिंग रेशो या लेवरेज रेशो। गेयरिंग रेशो या लेवरेज रेशो बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब हम किसी कंपनी की वैल्यूएशन, लाइक फाइनेंशियल हेल्थ को, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक ये भी इतनी सी रेशो होती है, छोटी सी रेशो होती है, और इधर से ही हम काफ़ी ज़्यादा आइडिया लगा लेते हैं कि कंपनी की पोजीशन और कंपनी की हेल्थ किस तरह की, और परफॉर्म किस तरह की कर पाएगी वो, ठीक है। इसका जो बेसिक फार्मूला होता है वो होता है कि टोटल आपके पास जितना भी डेट है ना, डेट के अंदर जो मतलब करंट लाइबिलिटीज़, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों चीज़ें हैं, उसको डिवाइड करते हैं हम इक्विटी के साथ, ठीक है। इसी तरह जितनी लाइबिलिटीज़ हैं उसको डिवाइड कर दिया इक्विटी के साथ, देन हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा लेवरेज। लेवरेज होता है, लेवरेज को अदर वर्ड्स के अंदर कहते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर ये होता है कि कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर जितना अच्छा होगा, उतनी ही अच्छी कंपनी होगी, उतना ही एफिशिएंट वो परफॉर्म कर पाएगी। कैपिटल स्ट्रक्चर होता है कि कंपनी ने कितना डेट लिया हुआ है और कितनी इक्विटी है उसके पास। अगर ये ऐसा तो नहीं है कि उसके पास ऊपर डेट ज़्यादा है और इक्विटी बहुत कम इशू की हुई है, ठीक है। इसके अंदर भी कॉम्बिनेशन होते हैं 40/60, 50/50 या 60/40, कौन सा कॉम्बिनेशन बेस्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने कैलकुलेशन की है 2021 के अंदर, तो देन हमारे पास जो आंसर आया 144% है। अगर 2022 में गए हैं तो 86%। ये क्या हुआ है, डिक्रीज़ हुआ है गेयरिंग रेशो, ठीक है। बट देखा जाए तो कंपनी ने अपने डेट को डिक्रीज़ किया है और अपनी इक्विटी को रेज़ किया है। इस लिहाज से देखा जाए तो कंपनी का जो कैपिटल स्ट्रक्चर है काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुआ है, ठीक है। ये भी एक बहुत ज़्यादा, इसको अदर वर्ड्स के अंदर गेयरिंग भी रेशो भी कहते हैं, लेवरेज भी कहते हैं, लेवरेज रेशो भी कहते हैं, और इसके अलावा एक और वर्ड इसका होता है, यूज़ किया जाता है, बट वो मेरे माइंड में नहीं है। बेसिकली ये कंपनी के ना कैपिटल स्ट्रक्चर को शो करवा रही होती है कि कंपनी के ऊपर कितना डेट है और इक्विटी है। मतलब हमने इसका फार्मूला ये होता है कि आपकी जो डेट है डिवाइडेड बाई इक्विटी साथ करते हैं, तो देन आपकी गेयरिंग कैलकुलेट हो जाती है। 144% थी और देन में 86 हो गई, ठीक है। 144 का मतलब कि कंपनी के पास पहले डेट ऊपर ज़्यादा था और इक्विटी कम थी। देन क्या हुआ कि कंपनी ने डेट को, बेशक डेट इंक्रीज़ हुआ लेकिन कंपनी ने अपनी इक्विटी को उसके अगेंस्ट ज़्यादा इंक्रीज़ किया है। कंपनी ने मतलब
देखा जाए तो कंपनी ने अपने डेट को कम किया और इक्विटी को रेज किया है, अपनी लेवरेज पोजीशन को बेहतर किया है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इसी के साथ एक और अदर रेशो होती है, वो होती है इंटरेस्ट कवर रेशो। इंटरेस्ट कवर रेशो का फार्मूला होता है हमारे पास, इंटरेस्ट कवर रेशो ये होती है कि आप कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, उस प्रॉफिट से अपनी जो इंटरेस्ट का एक्सपेंस है उसको कवर अप कर रहे हैं, ठीक है। इसका फार्मूला होता है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट पेएबल। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपके पास कहाँ से आएगा, वो आएगा आपके पास इनकम स्टेटमेंट के अंदर गिवन होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है। इंटरेस्ट पेएबल ये हमारे पास बैलेंस शीट के अंदर गिवन होगा, इंटरेस्ट कितना पे किया हुआ है। इंटरेस्ट पेएबल की आई थिंक जो अमाउंट होती है वो मेरे ख्याल लाइबिलिटीज़ वाली साइड पे होती है, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है, करंट के अंदर आई थिंक सो होगी, इसके अंदर करंट या करंट में दी होगी या लॉन्ग टर्म में दी होगी, ठीक है। शॉर्ट टर्म वाली लेनी है, लॉन्ग टर्म वहाँ पर आपको पता चल जाएगा, ठीक है। इसका फार्मूला ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से हम इंटरेस्ट पेबल को डिवाइड करेंगे तो देन हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास आंसर आया 412% और नेक्स्ट में 413। देखा जाए तो इंक्रीज़ हुआ है 1%। तो इसका क्या मतलब है, इसका बेसिक इंटरप्रिटेशन ये है कि कंपनी ने प्रॉफिट अच्छा अर्न किया, उससे ये कि कंपनी अपने जो इंटरेस्ट के एक्सपेंस को अच्छा मैनेज कर रही है, ठीक है। पहले 1% कम था, थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हम चले जाते हैं अर्निंग पर शेयर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रेशो होती है ये भी। इसका क्या मतलब होता है, अर्निंग पर शेयर ये होता है कि आपके शेयर्स के ऊपर कितनी आपको अर्निंग हो रही है, ठीक है। इन्वेस्टर ने मतलब जो इन्वेस्ट किया है, ये इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर आ गई है कि मतलब जो जो लोग इन्वेस्टमेंट की हुई है और इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लिए हुए हैं उनको कितनी अर्निंग हो रही है। अगर इसकी अमाउंट कहाँ से आती है, देखें इसका फार्मूला बेसिक होता है कि अर्निंग अवेलेबल टू द ऑर्डिनरी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर इन इशू। नंबर ऑफ अर्निंग अवेलेबल टू द ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स की वैल्यू कहाँ से ली है, मैंने ये एनुअल रिपोर्ट से ली है। अगर आप एनुअल रिपोर्ट को देखेंगे, इसको सर्च आउट करेंगे, कंट्रोल F करें और यहाँ पर EPS को सर्च आउट करें तो यहाँ पर मेरे पास कैलकुलेशन गिवन है। ये 2021 की, ये देखें सामने गिवन है 15 लाख आई थिंक, तो जितनी भी अमाउंट दी हुई है। इस तरह 2022 की गिवन है। ये है अर्निंग अवेलेबल टू द ऑर्डिनरी शेयर होल्डर। उसके बाद नीचे कितने शेयर्स इशू किए हैं ये भी दिए हुए हैं, 3,40,000 जो भी हैं। और इसके अलावा ये है 3,85,000, 3 लाख या इससे ज़्यादा जो भी अमाउंट है। मैंने एक सिर्फ जस्ट आपको एग्जांपल देके बताया, यहाँ से मैंने एक्सट्रैक्ट की है। ये आपके एनुअल रिपोर्ट के अंदर गिवन होगा। अगर आप ऊपर कंट्रोल F करके EPS कंट्रोल F सबसे पहले प्रेस करें, ये देखिए मैं आपको करके बता देता हूँ। आपने क्या करना है, कंट्रोल F प्रेस करना है, कंट्रोल एनुअल रिपोर्ट ओपन करने के बाद कंट्रोल F दबाना है, उसके बाद लिखना EPS। EPS के बाद आपके पास इस तरह एंटर प्रेस करते जाएंगे तो आपके पास स्टेटमेंट आ जाएगी। यहाँ पर EPS की वैल्यू उन्होंने कैलकुलेट भी की हुई है, ऊपर वैल्यूज़ भी दी हुई हैं। ये वैल्यूज़ मैंने यहाँ से एक्सट्रैक्ट की हैं। अर्निंग अवेलेबल टू द ऑर्डिनरी शेयर होल्डर, इसी तरह 21 और इसी तरह इसके ऑर्डिनरी शेयर्स लिखे हैं, इसी तरह दूसरे की शेयर्स और इसी तरह कितने शेयर्स इशू हैं दोनों की अमाउंट लिखी है। इसके फार्मूला क्या है कि ऑर्डिनरी शेयर को डिवाइड करना नंबर ऑफ इशूज़ के ऊपर, ठीक है। तो देखा जाए तो 4.6 हमारे पास आंसर है 2021 के अंदर और नेक्स्ट ईयर के अंदर 4.3%। देखा जाए तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर जो है ना वो डिक्रीज़ हुआ है। मतलब पहले जो अर्निंग पर शेयर था 4.6%, मतलब थोड़ी सी कंपनी अर्निंग पर शेयर मतलब ये कि 4.6 यूनिट्स लाइक कंपनी। इसका क्या मतलब 4.6 का क्या मतलब है कि 4.6 पहले था और 4.3 हो गया। पहले कंपनी का क्या था कि अर्निंग पर शेयर जो था 4.6% था, मतलब लाइक था। अब थोड़ा सा डिक्रीज़ हुआ है। इसके पीछे रीज़न यही हो सकते हैं कि कंपनी का जाहिर सी बात है, या तो कंपनी की सेल डिक्रीज़ हुई है, सेल डिक्रीज़ होने से कंपनी के ऊपर एक्सपेंस इंक्रीज़ हुए हैं, ठीक है। कंपनी ने क्या किया, अपने इन्वेस्टर को जो उनके शेयर्स हैं उनके ऊपर अर्निंग कम दी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक और अदर रेशो है, वो है प्राइस ओवर अर्निंग रेशो, इसको बोलते हैं P/E रेशो, ठीक है। इसकी कैसा फार्मूला है, इसका फार्मूला होता है कि मार्केट वैल्यू पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। EPS की वैल्यू जो हमने ऊपर कैलकुलेट की है वो हमने ऊपर से एक्सट्रैक्ट कर लेनी है। देन हमने मार्केट वैल्यू जो है, मार्केट वैल्यू किस वैल्यू के ऊपर ट्रेड आपका जो शेयर है ट्रेड हुआ है। 2021 के अंदर मैंने एक एनुअल रिपोर्ट से निकाली 53 पॉइंट समथिंग वैल्यू है। इसी तरह 22 के अंदर इसकी जो मार्केट वैल्यू है वो डिक्रीज़ हुई है, ठीक है। अर्निंग पर शेयर कहाँ से लिया है, ये हमने ऊपर से लिया है। ये मैंने थोड़ी सी अमाउंट जहाँ से चेंज की हुई है, अगर आप इसको सेट आउट कर लीजिएगा, ठीक है। ये मैंने जैसे एग्जांपल देने के लिए बताया हुआ है। ये देखें यहाँ पर इसकी अमाउंट है 4.3, इसकी आई है और इसकी कितनी है 4.6, ठीक है। इसकी हमने कैलकुलेशंस कैसे की हैं, इसकी कैलकुलेशन होती है कि मार्केट वैल्यू डिवाइडेड बाय आपके पास अर्निंग पर शेयर, ठीक है। इसी तरह दूसरे की भी मार्केट वैल्यू डिवाइडेड बाय, जो पहले हमारे पास अर्निंग पर प्राइस ओवर अर्निंग आया वो 11.65 और दूसरा है 5।
अब मैं इसको ना थोड़ा सा डिटेल से बताऊँगा कि प्राइस ओवर अर्निंग रेशो क्या होती है। प्राइस ओवर अर्निंग रेशो ना सबसे पहले तो ये कि ये बेसिकली आपकी इन्वेस्टमेंट जब डिसीजंस लेते हैं ना उस वक्त बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है कि आपने एक इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। प्राइस ऑफ अर्निंग रेशो ये शो करवाती है कि कंपनी की वैल्यूएशन को शो करवाती है। कंपनी आपको आपको कितना इन्वेस्ट करना पड़ रहा है कंपनी का कुछ प्रॉफिट अर्न करने के लिए। मैं एक एग्जांपल दो एग्जांपल जहाँ पे कोट करता हूँ। एक एग्जांपल ये कि आपको 20 रुपीज़ इन्वेस्ट करने पड़ रहे हैं, 20 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपको उसके ऊपर एक रुपये अर्निंग हो रही है। दूसरी एग्जांपल एक आपको और देता हूँ। एक पर्सन आपको 20 रुपये कह रहा है कि आपको मेरे पास 20 रुपये इन्वेस्ट करो, मैं आपको 1 रुपया दूंगा। दूसरा पर्सन आपको क्या कह रहा है कि वो कहता है कि 40 रुपये मेरे पास इन्वेस्ट करो तो मैं आपको 1 रुपया दूंगा, 1 रुपीज़ आपको अर्निंग दूंगा। तो आप किसको चूज़ करेंगे? आप करेंगे जाहिर सी बात है 20 वाले को कि मुझे कम पैसे देने पड़े और ज़्यादा मतलब सेम अर्निंग मुझे रिसीव हो रही है बट मुझे क्या है कि 20 वाले को मैं चूज़ करूँगा। लेकिन आपने क्या करना है, सिर्फ एक ही फैक्टर को नहीं रखना माइंड में। इसके अलावा अदर फैक्टर्स भी हो सकते हैं प्राइस ऑफ अर्निंग में। हो सकता है कि जो पर्सन आपसे 20 रुपीज़ चार्ज कर रहा हो और आपको 1 रुपीज़ दे रहा हो, उसका अगर पास्ट बैकग्राउंड देखा जाए तो अगर पास्ट बैकग्राउंड में उसने जो रिटर्न्स लिए हों, अर्न किए हों, वो कांस्टेंट के हिसाब से हो, मतलब उसने पहले 10% अर्न किए या 20 किया है फिर 30 किया है। अगर हम दूसरी तरफ देखा जाए जो 40% है, जो 40 चार्ज कर रहा है आपसे कि 40 रुपीज़ आप इन्वेस्ट करें और आपको 1 रुपया अर्न होगा, ठीक है। उसके अंदर क्या है कि उसके अंदर क्या हो सकता है कि उसके अंदर सिनेरियो ये होगा, अगर उसकी प्रीवियस उसकी हिस्ट्री देखी जाए उस पर्सन की, तो उसने कैसे रिटर्न्स निकाले होंगे। उसने एक रिटर्न उसने अगर 10% निकाला तो नेक्स्ट रिटर्न उसने 40% निकाला है, उसके बाद नेक्स्ट रिटर्न उसने 90% निकाला है। तो ये भी एक अलग फैक्टर है। मतलब आपने सिर्फ ये इस बेस पे आपने डिसीजन नहीं लेना कि अगर 20 रुपीज़ मुझे इन्वेस्ट करने पड़ रहे हैं तो 1 रुपया अर्न हो रहा है। अगर 40 रुपीज़ मैं मतलब कम पैसे इन्वेस्ट क्यों करूँ, कम पैसे वाले के साथ इन्वेस्ट करूँ जहाँ पर मुझे 1 रुपया अर्न हो रहा है, अगर मैं ज़्यादा वाले के साथ क्यों करूँ इन्वेस्ट, ठीक है। तो आपने अदर फैक्टर्स भी देखने हैं, ठीक है। एक ही फैक्टर की बेस पे आपने डिसीजन नहीं लेना कि मैं 20 रुपये इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे 1 रुपया अर्न हो रहा है, और 40 रुपये कर रहा हूँ तो 1 रुपया ही अर्न हो रहा है, तो मैं 20 वाले को प्रेफर कर रहा हूँ। जबकि अगर उसके पीछे रीजंस देखे जाएँ तो वो रीजंस कुछ और भी हो सकती हैं। हो सकता है कि जो 40 वाला है वो आपको ज़्यादा बेनिफिट दे जाए इन फ्यूचर के अंदर, और 20 वाला है, 20 वाले के जो पीछे रेशो रिटर्न है वो कांस्टेंट है, तो वो उतने टाइम में इतना ग्रो ना कर पाए जितना 40 वाले ने ग्रो कर ले, ठीक है। तो ये भी एक फैक्टर होता है। प्राइस ओवर अर्निंग रेशो भी बेसिकली यही है कि मतलब 21 के अंदर देखें तो 11 है, तो 22 के अंदर 5 है, ठीक है। अगर हम कम देखें, पहले हमें मतलब 11 रुपीज़ इन्वेस्ट करने पड़ रहे हैं 1 रुपीज़ अर्न करने के लिए, और दूसरी तरफ देखा जाए तो 5 रुपीज़ इन्वेस्ट करने पड़ रहे हैं 1 रुपया अर्न करने के लिए, ठीक है। मैंने एक एग्जाम्पल कोट की है आपके सामने, ठीक है। इसका आंसर मतलब 11 है तो दूसरे का 5 है, ठीक है। तो इसके पीछे सिर्फ इस पे आपने डिसीजन नहीं लेना कि आपने 11 रुपीज़ मतलब मुझे 5 रुपीज़ इन्वेस्ट करने पड़ रहे हैं 1 रुपया अर्न करने के लिए, नहीं। इसके अलावा आपने उसके प्रीवियस रिटर्न भी देखना है, प्रीवियस हिस्ट्री उस पर्सन की देखनी है, ठीक है। ये मैंने चंद रेशोज़ फाइंड किए हैं। इसकी बेस पे आप एक कंपनी की, अच्छी कंपनी की वैल्यूएशन कर सकते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन बता सकते हैं, उसकी बता सकते हैं परफॉर्मेंस कैसी है और देन इन फ्यूचर ये कंपनी कैसा परफॉर्म कर पाएगी। इसके अलावा मैंने कुछ अदर रेशोज़ भी फाइंड किए हैं थोड़ी सी मज़ीद एफिशिएंसी के लिए, या ये एक्स्ट्रा हैं अगर आप इसको फाइंड आउट कर सकना चाहें। ये हर किसी की रिक्वायरमेंट्स होती हैं कंपनी की, वो अगर फाइंड करती है। नहीं, इसमें मैंने एक एसेट टर्नओवर की किया है, ये हमने पहले फाइंड किया है। एसेट टू इक्विटी के लिहाज से मैंने एक रेशो निकाली है, डेट ओवर इक्विटी निकाली है। डेट ओवर इक्विटी वही है जो लेवरेज वाली पोजीशन है, लाइक, ठीक है। उसके वर्किंग कैपिटल के हिसाब से मैंने थोड़ी सी रेशोज़ इसके अंदर अलहदा निकाली हैं, और रिटर्न और इन्वेस्टेड कैपिटल के आपने कितना इन्वेस्ट किया उसके ऊपर आपको कितना रिटर्न नसीब हुआ है। ये अदर रेशोज़ थोड़ी सी मैंने मज़ीद एक्यूरेसी के लिए निकाली हैं, बट जनरल जो हमारे पास यूज़ होती हैं ना वो बेसिकली ये जस्ट 5 रेशो यूज़ होती हैं: प्रॉफिटेबिलिटी, एफिशिएंसी, लिक्विडिटी, फाइनेंशियल केयरिंग और लास्ट इन्वेस्टमेंट, जिसके अंदर हमारे पास ईपीएस या प्राइस ओवर अर्निंग रेशो होती है। ये मैंने 5 रेशोज़ का आपको साथ कैलकुलेशंस किए हैं, ठीक है। इस पेज पे मैं थोड़ा सा आपको डिसीजन मेकिंग करके बताता हूँ, ठीक है। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात की तो प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी बेहतर हुई है। एफिशिएंसी के लिहाज से देखा जाए तो कंपनी की एफिशिएंसी काफ़ी डिक्रीज़ गई है, इतनी अच्छी एफिशिएंसी नहीं रही, ठीक है। लिक्विडिटी पोजीशन देखा जाए तो लिक्विडिटी के लिहाज से कंपनी ने लिक्विडिटी के लिहाज से काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, और गेयरिंग रेशो भी कंपनी की अच्छी रही है। और ईपीएस भी नॉर्मल रहा है। ईपीएस में मतलब ज़्यादा, बेशक कंपनी ने ज़्यादा डिविडेंड नहीं पे किए अपने इन्वेस्टर को, बट ये कंपनी ने अपने आप को स्टेबल रखा है। अगर ओवरऑल मैं आपको एक फाइनेंशियल हेल्थ के लिहाज से बताऊँ कंपनी ने अपने फाइनेंशियल हेल्थ के लिहाज से कंपनी काफ़ी अच्छी पोजीशन में गई है। लेकिन अगर इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए ना, तो इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी ने इन्वेस्टर को उतना बेनिफिट नहीं दिया जितना वो कंपनी को खुद को बेनिफिट हुआ, ठीक है। मतलब लाइक ये समझ लें कि कंपनी ने 21% जो है अपनी अर्निंग का
31% जो है वो अपनी अर्निंग का इन्वेस्टर को पेड किया इन दी शेप ऑफ डिविडेंड्स। और इसके अलावा जो है कंपनी ने अपने पास दोबारा से इन्वेस्ट किया पैसा, मतलब अपने प्रॉफिट से इंक्रीज़ किया, वो 69% इंक्रीज़ किए हैं। ठीक है, ये मैंने एक थोड़ी सी एवेल्युएशन करके आपको बताई है। जनरल थोड़ा सा मैंने आपको कंसेप्ट दिया है कुछ रेशोज़ के बारे में। ठीक है, इनके कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए। प्रॉफिटेबिलिटी क्या होती है, कि कितना प्रॉफिट अर्न किया है, एफिशिएंसी के कितनी एफिशिएंसी इंप्रूव हुई है, कितने टाइम पीरियड में, मतलब कितने रिसोर्स मिनिमम लगाए हैं और आपने कितना आउटपुट जनरेट हुआ है, कितना टाइम पीरियड लगा है। लिक्विडिटी के अंदर के लिक्विडिटी पोजीशन उसकी कैसी है, कंपनी के पास कितने शॉर्ट टर्म एसेट्स मौजूद हैं, कितने एसेट्स मौजूद हैं लाइबिलिटीज़ को पे करने के लिए। फाइनेंशियल गियरिंग होती है कि आपके लेवरेज पोजीशन को शो करवा रही होती है कि कंपनी का डेट कितना है और इक्विटी कितनी है कंपनी की। इन्वेस्टमेंट के अंदर ये कि कंपनी उसके अपने शेयर्स इन्वेस्टर्स को कितना अर्निंग दे रही है। ठीक है, ये मैंने 5 कैलकुलेशन लाइक समथिंग की हैं। इनको भी मैंने थोड़ा सा डिफाइन किया है। ये जनरल फार्मूले हैं। प्रॉफिटेबिलिटी को मैंने ये आपके सामने शो करवाया। इसके बाद है ये एफिशिएंसी है, ये फार्मूलाज गिवन है। यही फार्मूलाज को मैंने एक्सेल के अंदर यूज़ किया। नेक्स्ट है लिक्विडिटी, उसके बाद है आपके पास गेयरिंग, और इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के अंदर मैंने 2 रेशोज़ बेसिकली ये कैलकुलेट किए हैं, EPS और प्राइस ओवर अर्निंग। ठीक है, 2 ही इनफ हैं वैसे। इसके अलावा और भी मज़ीद कैलकुलेशंस होती हैं। ठीक है, ये मैंने कुछ पोजीशन शो करवाई हैं। इसके अलावा मैं थोड़ा सा मज़ीद बता देता हूँ। ये मैंने कुछ एनुअल रिपोर्ट्स डाउनलोड की थी, जहाँ से हेल्प लेते हुए मैंने उनकी एनालिसिस किया थोड़ा सा, और कंपनी का एनालिसिस करके मैंने इसको एक्सेल के अंदर कन्वर्ट किया। ठीक है, तो होपफुली आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। बेसिकली ये कि जो सबसे पहले तो आपको रेशियोज़ कैलकुलेट करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, कि अगर आप फाइनेंस के स्टूडेंट हैं, अंडरस्टैंडिंग है। मेरी बेसिकली जो वीडियो थी ना वो थी कि मैंने एक सेक्टर चूज़ किया था, एयरलिंक कम्युनिकेशन, और उससे एयरलिंक कम्युनिकेशन की रेशियोज़ फाइंड की हुई थी। दैन मैंने उसकी इंटरप्रिटेशन करके बतानी थी, इस रेशियोज़ का मीनिंग क्या है और इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है। दैन एंड में मैंने ये बताना था कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, उसकी कंपनी के साथ हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने अगर बताऊँ तो मैं नहीं प्रेफर करूँगा, क्योंकि अभी देखा जाए तो अभी मार्केट पोजीशन के लिहाज से इसका मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ के अंदर गया है। 2021 के अंदर 50+ था और अब 20 के करीब आया हुआ है। मतलब मार्केट इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी तो नहीं मैं प्रेफर करूँगा। वैल्यूएशन कंपनी की काफ़ी अच्छी रही है, परफॉर्मेंस भी बेहतर रही है। ठीक है, मॉडलिंग वगैरह हम की जाए तो वो भी कुछ बेहतर है, और मतलब ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी ने काफ़ी बेहतर ही परफॉर्म किया है। ठीक है, अपने आप को मार्केट के अंदर कम्पीट करने के लिए। ठीक है, ये बेसिकली एयरलिंक कम्युनिकेशन है। इसके अलावा आपको जो डाटा है ना कंपनी का, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, एक तो आपको एनुअल रिपोर्ट से बहुत अच्छा मिल जाता है। अगर आपको वहाँ से कुछ नहीं ज़्यादा समझ आ रहा तो इसके अलावा आपके पास वेबसाइट्स होती हैं। सबसे अच्छी वेबसाइट जो यूज़ होती है WSJ या investing.com। WSJ के अंदर आप जैसे सर्च आउट करेंगे कंपनी का नेम राइट करके, तो आप इन WSJ के अंदर चले जाएंगे, तो जहाँ पर आपको जितनी भी सालों की इनकम स्टेटमेंट उनकी जो भी गिवन है डाटा, ये देखें, लाइक आपके पास इनकम स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट है, ये आपके पास आ जाएगा यहाँ से डिटेल से। ये देखें, इसको मैं ओपन करके थोड़ा सा दिखा देता हूँ। मैंने तो वैसे एनुअल से लिया, ये मैंने आपके थोड़ी सी ईजीनेस के लिए दिखाई। ये देखें 2022 का उन्होंने डाटा निकाला हुआ है, 21 का निकाला हुआ है, और इसी तरह 20 का। ठीक है, ये सारा कैलकुलेशंस की हुई हैं। एनुअल रिपोर्ट में भी बेसिकली यही होता है सारा कुछ। तो यहाँ पर मतलब डायरेक्ट आपको एक वेबसाइट से ही चीज़ें मिल जाती हैं, तो थोड़ी सी आसानी हो जाती है। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग बेसिक हुई होगी। मैंने चंद रेशोज़ को डिस्कस किया। अगर आपकी कोई क्यूरी वगैरह हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में पूछ लें। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।